हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। यहाँ पर देखो एसके झां सर का मैं मैथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा 1 के सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके चलते मैं लाइव नहीं आ सकता। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा कंप्लीट, मैं लाइव इन सब चीज़ों का डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुँचता है और 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिल से और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से गति के साथ बस द्वारा कुल दूरी का 1/2 यानी आधा दूरी और बाकी 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर यानी खुद तय करता है पैदल। ठीक है, तो पूछ रहा है व्यक्ति की औसत गति। तो औसत गति कैसे निकालते हैं? औसत गति निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा टोटल डिस्टेंस का बटे में टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो नहीं पता है, लेकिन टोटल टाइम यहाँ पर पता है। तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले निकालो। आओ यहाँ पर डिस्टेंस मानना चाहो तो कितना यूनिट मान सकते हो? 2 यहाँ से ले लो और 4 यहाँ से। अरे हर लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, और उसका मल्टीपल में आपका 4 दूना के 8 यूनिट मान लो, या फिर 16 यूनिट, या फिर 32 यूनिट की उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 8 यूनिट है, यानी डिस्टेंस टोटल 8 है। 8 इसका बोल रहा है कि 1/4 साइकिल से, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8 यानी 2x साइकिल से, और इसका स्पीड दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, और कि ये कितना दिया है? आधा, यानी 1/2, तो ये हो जाएगा 4x, और इसका स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। और बाकी कितना बच गया? 4 2 6 और 8 में से 6 गया, बचा 2। 2x को ये जा रहा है खुद पैदल, और इसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप देखना चाहो, अगर टाइम बराबर तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30x, अरे 30x टोटल दूरी में 4 से भाग दे दो। तो यहाँ पर देखो ना यार, 2x बटे में 15 प्लस 4x, और इसके लिए चाल 30 है, और इसके लिए चाल आपका है 5। ठीक, और t बराबर आपका 2 दे चुका है। इसका एलसीएम ले लो, हो जाएगा 30, 15 दूना के 30, तो 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 4x, 5 छके 30, 6 दूना 12x। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 30 दूनी 60, और 4 4 8, 12 8 20x। ठीक है, तो x बराबर सिंपली आपका आ गया 3, 20 तिहाई 60। तो अब आपका डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x का वैल्यू 3 यहाँ पर आया है, तो 8 तिहाई 24। और औसत चाल बराबर आपको निकालना क्या बताए हैं? यहाँ पर देखो, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 24, और टोटल टाइम यहाँ पर दिया है 2, तो 24 बटे में 2 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। अरे समझे कि नहीं समझे? आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए हवा भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थैले में 5 रेड गेंद है, लिख लो भाई, 5 गो रेड है और कुछ नीला है। मान लो कि एक्स ब्लू है। बोला है कि यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दोगुनी है। मान लो कि नीली गेंद खींच रहे हो, तो नीली गेंद खींचने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अरे नीली गेंद कितना है? यक्स है, और टोटल कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स, और रेड की प्रायिकता देखोगे तो रेड 5 है, और टोटल कितना हो जाएगा? 5x। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि नीली गेंद खींचने की प्रायिकता जो है लाल गेंद खींचने की अपेक्षा जो है दुगनी है, इससे दुगना है। तो लाल में 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो लाल वाले की प्रायिकता में। अब आपका आंसर निकल के आ गया हवा हवाई की तरह। अरे 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा? x बराबर 10। पूछ रहा है कि नीली गेंद की संख्या क्या है? x बराबर 10, x से तो माने है नीली गेंद, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोला है कि 2 रेलगाड़ी जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर पर आवर व 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार करती है। जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है, वह अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकेंड में पार कर लेता है। तो गाड़ियों की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे
यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है, एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार कर रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। तो विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल जुटेगा, तो 60 + 75 कितना हो जाएगा, 60 75 135। और यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कर दो, तो 18/5 से गुणा, ठीक है। और आपका ये दिया है सेकेंड, 8 सेकेंड, तो टाइम हो गया 8। कटा लो, अरे कटा लो इसको। अच्छा 18/5 से कर दिए क्या, यहाँ पर 5/18 से होगा, 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल रहे हैं। तो इसको कटा लो, 3 छक्का 18, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 3 दूना के 6, 3 से 15 बार में, 2 चौके 8, यानी 5 चौके 20, और 15 दूनी के 30, यानी कि 300 आ गया। ये हो गया 300 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जब वो एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को 30 सेकेंड में पार कर लेता है। तो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी की लेंथ क्या हो जाएगा, मान लो कि d है, और टोटल आपका चाल कितना हो जाएगा, 60 और 75 है, और एक ही दिशा में जा रही है, तो 75 में से 60 गया, आपका हो जाएगा 75 में से 60 15, और इसको मीटर पर सेकेंड में कर लो तो 5/18। और व्यक्ति अनुभव कितना करता है, 30 सेकेंड का, बराबर 30 सेकेंड। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 30 × 15 × 5/18, यानी 36 18, 6 5 30, 3 5 15, 50 25 5 125। डिस्टेंस आ गया 125। ये किसका डिस्टेंस है, धीमी गति वाला का, धीमी गति वाला का। और टोटल डिस्टेंस कितना आया है, 300। तो दूसरे वाला का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अरे मेरे दोस्त, एक का 125 आ गया और दोनों का 300 है, तो 300 में से 125 घटा दो, 175। तो ऐसा ऑप्शन खोज लो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि 7 मीटर ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण, देखो ये टावर है 7 मीटर का ऊंचा, ठीक है। प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर, मान लो यहाँ पर टावर है, और यहाँ से बोल रहा है इसके शीर्ष से इसका उन्नयन कोण जो है यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि टावर प्लेटफार्म से कितनी दूर पर स्थित है, यानी ये वाला डिस्टेंस, ठीक। अब आपका क्वेश्चन बन गया, ये दिया है 7 और टोटल है 47, तो ये भी हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 40। अगर tan 30 डिग्री को आप यहाँ पर बैठाना चाहो तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, 40। अरे 1 यूनिट का वैल्यू 40 दिया है, अरे मेरे दोस्त, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3, यानी लंब बटे में आधार, तो लंब 1 यूनिट बैठा दिया और आधार √3 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 40 दिया है। तो पूछ रहा है कि टावर से ये जो प्लेटफॉर्म है कितना दूर है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, √3 टाइम्स है, तो 40 √3 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। तो आपको चाहिए इस पर एक कंप्लीट वीडियो, तो यार मेरा जल्दी से एक सब्सक्राइबर करो ताकि लाइव आकर इन सब चीज़ों को समझा सकूं और मेरे साथ आप लोग डायरेक्ट जुड़ सको और क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि 680 को, यानी 680 रुपया है, पी क्यू आर के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि पी को क्यू का 2/3 हिस्सा, पी को क्यू का 2/3 हिस्सा, तो P/Q कितना हो जाएगा, P/Q, यानी 2:3, तो 2:3 आ गया। और बोल रहा है कि Q को R का 1/4 हिस्सा, यहाँ पर देखो Q को R का 1/4 हिस्सा, तो Q बटे में R कितना हो गया, अरे मेरे दोस्त Q बटे में R कितना हो गया, 1/4, तो Q/R हो गया 1/4। यहाँ पर देखो तो Q दोनों में कॉमन है, तो Q को बराबर कर लो, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 और ये 3 हो गया, 4×3 12, यानी PQR का रेशियो आ गया PQR 2 3 12, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि R को कितने रुपया मिला, तो R को कितना रुपया मिलेगा, R इसमें किधर है, PQR 12,
और टोटल कितना है 3 2 5 और 12 5 17, 12/17 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितना है 680 रुपया, बांट दो 17 चौके 68, 40, 12 चौ 48, 480 रुपया। ठीक है, ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल टाइप। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स इतना 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 है, तो इसका माध्यिका। तो जानते हो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लिया जाता है, यानी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर और जो बीच में होगा यहाँ पर वहीं उसका माध्यक होगा। ठीक है, यानी माध्यिका होगा। तो सजा लो 6 8 9 कितना 12 है, 6 8 9 1 2 12 है, 9 9, उसके बाद 10 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 15, उसके बाद 16 17। देखो तो संख्या बराबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत कम हो गया, 6 8 9 9 2 बार, 10 एक बार, 11 एक बार, 12 एक बार, 15 एक बार, 16 एक बार। अच्छा 16 दो बार है क्या, 16 16 और में भी 16 है, तो 16 16, यहाँ पर एक 16 16 17 और एक और बच गया 21, 21 को नहीं लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर हो गया। अब इसको दोनों साइड से बराबर कर लो और बीच वाला निकाल लो, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यहाँ से 6 ले लेते हैं और यहाँ से भी 6 ले लेते हैं, तो ये दोनों बीच वाला आ गया 11 12। तो 11 12 दोनों बीच में आ रहा है, तो क्या करो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो 11 + 12 बराबर 23 और 23/2 यानी कि 11.5। ठीक है, अरे देखो यहाँ पर, यहाँ से 2 3 5 इधर छाट लिए और यहाँ से 3 2 5 इधर छाट लिए, तो दोनों बीच में पड़ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में अब चाहिए, तो 11 और 12 के बीच में कितना आएगा 11.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरने में 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए पाइप है, मान लो ये इनलेट पाइप है, भर रहा है, 7/4 घंटा ले रहा है। बी आउटलेट है, तो माइनस निगेटिव हो जाएगा, 21/8 घंटा ले रहा है खाली करने में। टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 7 का एलसीएम 21 और 4 8 का एलसीएम नहीं, एचसीएफ 4। भिन्न पा का एलसीएम निकालना जानते हो ना, अगर भिन्न में संख्या दिया रहे तो इसका क्या होता है, हरों का अंशों का एलसीएम बट्टे में हरों का एचसीएफ। ठीक है, इस प्रकार एलसीएम निकलता है अगर फ्रैक्शन में दिया रहे। तो यहाँ पर बट्टे के रूप में है, तो ऊपर वाले यानी हर का एलसीएम निकाल लिए और अंश का, माफ कीजिएगा, अंश का एलसीएम निकाल लिए और हर का यहाँ पर एचसीएफ निकाल लिए। ठीक है, अरे 7 और 21 का एलसीएम निकाल लिए, 4 और 8 का एचसीएफ निकाल लिए। अब समझ में आया। अब भाग दे दो, एफिशिएंसी निकाल लो, तो 7 तिया 21 और 21 से 21 कट गया, 4 दूना के 8। ठीक है, इसका एफिशिएंसी आ गया माइनस में, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब बोल रहा है कि दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक जो 2/3 खाली था, यानी 21/4 का 2/3 इसी को भरना है। तो 2 दूना 4 और 3 7 21, 7/2 को भरना है। ठीक है, तो किसके एफिशिएंसी से भरेगा, 3 के एफिशिएंसी से भर रहा है, 2 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो 1 के एफिशिएंसी से भरेगा और इतना को भरना है, तो 1 से भाग दे दो, 7/2 1 घंटा लगेगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 3.5 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं, ये कट गया है, तो आपका हो जाएगा 3 घंटा 30 मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि sin 75 का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक तो आप इसे डायरेक्ट याद रख लो कि √3 + 1/2 होता है, या फिर इसे निकाल भी लो। sin 75 को आप लिख सकते हो sin 45 प्लस, यानी 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, sin a + b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये फार्मूला हमें ऐसा याद रखना।
और यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दोनों लो लिख देते हैं एक ही बार, प्लस माइनस, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो साइन ए यानी साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2 और कॉस बी कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस ए, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन बी, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा आपको 1/2। ठीक है। तो 2√2 यहाँ पर एलसीएम हो गया, या हो गया √3 + 1, आपका ये आंसर आ गया। अगर साइन 75 का वैल्यू इतना है 75 का, तो अगर साइन 15 का वैल्यू लिखना रहेगा, अगर साइन 15 का, तो साइन 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 - 1/2। सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, एक साइन 75 का वैल्यू ये है, तो कॉस 15 का क्या हो जाएगा, कॉस 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा √3 + 1/2। यहाँ पर देखो साइन 15 है तो कॉस 75 हो जाएगा, कॉस 75 तो √3 - 1/2। इन सब पॉइंट को ध्यान रखो। कैसे, यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं, अच्छा कॉस 60 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं, 1/2। यानी ये 90 डिग्री इसका अगर थीटा का सम हो जा रहा है साइन कोस में, तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपका बराबर आ रहा है। वहीं यहाँ पर देखो साइन ए 75 है तो कोस 15 का वैल्यू हो जाएगा, अगर साइन ए 15 है तो ये कोस 75 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, इसको मैं डिटेल्स में समझा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं। बोला है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का योग उसकी उम्र के बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया। और 5 वर्ष के बाद उसकी उम्र का योग उसकी उम्र के 20 का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में सबसे बड़ों की वर्तमान उम्र, मान लो कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है। तो दिया है a + b, दिया है कि a - b का ये 7 गुना है, तो 7 गुना इसमें कर दो। ठीक है। और दूसरा कंडीशन में आपको दिया है कि 5 बरिस बाद, तो a + b दोनों 5-5 बरिस बढ़ जाएगा, तो 10 बरिस हो जाएगा। और a - b का कितना गुना दिया है, दिया है 9 गुना। ए 9 गुना है तो इसमें 9 से गुणा कर दो। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में सबसे बड़े की वर्तमान उम्र, तो इसमें से ए का वैल्यू निकाल लो, अच्छा बी का वैल्यू निकाल लो, बी बराबर निकाल के इसमें पुट कर लो, ए बराबर निकाल लो। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट बनो। a + b बट्टे में अगर a - b लिखा जाए तो ये हो जाएगा 7/1। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दो, C&D रूल। क्या होता है, a/b बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 8 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 4/3 आ गया। अरे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूल। अगर दिया रहे a + b बट्टे में a - b बराबर C/D, तो a/b बराबर हो जाएगा C + D/C - D। जो क्रिया लेफ्ट साइड में करेंगे वही क्रिया राइट साइड में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से b निकाल लो, b बराबर कितना हो जाएगा, 3a/4। अरे b बराबर हो जाएगा 3a/4, तो b बराबर हो जाएगा 3a/4। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो b बराबर कर दो a + 3a/4 + 10 = 9a - 9b। b का वैल्यू कितना है, 3a/4। ठीक है। यहाँ से 4a + 3a 7a + 4 दहा में 40 बराबर 9 चौके 36 में से 27 गया 27। यहाँ पर सही कर रहे हैं, 9 चौके 36 और 9 तिया 27, तो 16 में से 7 गया 9, 27 9 36। ठीक है। यहाँ पर 9 आ गया, 9a। 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा हर में का,
तो 9 में से 7 गया, 2a बराबर हो जाएगा 40। तो पूछा है a बराबर, तो a बराबर आ गया 20। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यहाँ पर, इसको तो करना पड़ेगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10। बोला है 3x माइनस 3x माइनस 1, यहाँ पर पावर में है, बराबर 18 है। तो x टू द पावर x का वैल्यू क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हो? a टू द पावर m माइनस n रहता है, तो उसको क्या लिखा जाता है? a टू द पावर m बटे में a टू द पावर n। तो उसको उसी पर तोड़ दो, तो हो जाएगा 3x माइनस 3x बट्टे में 3 टू द पावर 1 बराबर 18। यहाँ से कॉमन ले लो 3 के पावर x, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे में 3 बराबर 18। तो 3 के पावर x बराबर 3 में से 1 गया, 2/3 बराबर 18, यानी 2 नवा 18 न 3 27। तो 3 के पावर x बराबर क्या हो गया? 3 के पावर 3। तो यहाँ पर बेस जो है बराबर है, तो पावर भी बराबर हो जाएगा, x बराबर 3। तो यहाँ पर पूछा है x के पावर x, तो क्या हो जाएगा x के पावर x? 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। ये सब आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप दिमाग में कीजिए, सिर्फ इतना लिखिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। बोला है कि यदि किसी 29 सदस्य समिति में एक नए सदस्य आ जाने से सदस्यों की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है, तो नए सदस्य की उम्र क्या है? देखो, मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा है, आपको ये एवरेज में पढ़ाऊंगा, एवरेज टॉपिक चैप्टर में मेंटेन, बट मेरा एक के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो तब तो। ठीक है, मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा। तो बोल रहा है 1 वर्ष के बाद 31 वर्ष हो जाती है, तो पहले 30 वर्ष रहा होगा। ठीक है, प्लस अब 29 सदस्य था और 1 सदस्य बढ़ गया, तो 30 सदस्य हो गया। और बोल रहा है कि औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो गई, यानी टोटल में +1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल में, तो 30 कितना हो जाएगा? 60 बरिस। बहुत सिंपल होता है मेरे दोस्त, एक मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा, सिर्फ आपके समझने का फेर होता है। देखो क्या किए कि बोला है कि 1 वर्ष में बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है, तो मान लो कि पहले 1 वर्ष यहाँ पर 1 वर्ष बढ़ने के बाद 31 हो जा रहा है, तो पहले 30 रहा होगा। ठीक है, मेंटेन किया 30 पर। अब बोला है कि 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है कब? जब 29 सदस्य समिति में एक नए सदस्य आ जाता है तब। तो पहले 29 था, अब हो गया 30, और सब में 1-1 बढ़ रहा है, तो सब में 1 से गुणा कर दिए, यानी +1 से। ठीक है, घटता तो -1 से करते, तो यहाँ पर 30 और 30 60 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, आपको एवरेज में इसको मैं पूरी डील कर दूंगा एकदम। आइए क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि एक समबाहुभुज की एक भुजा की लंबाई 26 है और उसका विकर्ण की लंबाई 48 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर देखो, ये समबाहुभुज है, यानी सबलम चतुर्भुज, रंबस की बात कर रहा है। एक भुजा की लंबाई 26 दिया है, मान लो कि ये 26 है। ठीक है, और ए वाला विकर्ण मान लो, कोई भी विकर्ण मान लो। ठीक है, ए विकर्ण दिया है आपको 48, टोटल 48 है। तो एक और विकर्ण खींच दो, तो आपको पता है कि सबलम चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, तो ए 90, ए बी 90, ए बी 90 और ए बी 90, और दोनों एक दूसरे को काटता है और दोनों समद्विभाज्य भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और ये 24, दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। तो इसके सामने वाला ये कितना हो गया? कर्ण। तो 26 24 और कितना का ट्रिपलेट होता है? 26 24 और 20 का। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, यहाँ पर 26 24, इसको कटा लो, 2 से 13 बार में, 2 से 12 बार में। तो आपको पता है कि 12 13 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो पहले हम कटाए थे, तो इसमें 2 से गुणा भी करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, अगर स्मार्ट नहीं बनोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया 10। तो पूछ रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको लॉजिक समझना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13। बोला कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है? देखो, ये कैसे निकालते हैं? P × 1 + R बटे में 100 टू द पावर n, जहाँ टाइम्स है, बराबर a होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर निकाल लो। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर फॉर्मूला पे वहीं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको शॉर्ट में तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है। देखो, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में कर दे रहा हूँ,
ज़्यादा नहीं। ए बराबर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो P इंटू 1 प्लस, या टोटल ही लिख देता हूँ 5%, यानी 5/100 टू दी पावर 3। ठीक है, तो 100 एकम 100, 5, 105/100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, P का 105/100, 105/100 मल्टीप्लाई बाई 105/100। लेकिन यहाँ पर मिश्रण है, हमें चाहिए क्या, वह धनराशि क्या है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि P को घटा लेते हैं। P को घटा लिए, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा। अरे ए बराबर नहीं फॉर्मूला होता है, अगर P घटा लिए तो CI हो जाएगा, और CI यहाँ पर दिया है 1261 रुपया, यानी इतना का वैल्यू आपको दिया है 1261 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से, अच्छा 5 से, 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, 21/20, 21/20। देखिए ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको समझाने के लिए सूत्र लिख दिया और इस सूत्र को बैठाया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, P का 21 का क्यूब होता है 9261, तो P का 9261 बटे में 8000 माइनस, यहाँ पर P कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 1261। ठीक है, तो 8000 में से आपका, अच्छा 9262 होता है, 9261 में से 8000 घटाओगे तो 1261, और 1261 से 1261 कैंसिल 1 बार में, तो आपका P कितना आ गया, 8000। ठीक है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है यार, शॉर्ट में आप समझो। ठीक है, 5% यानी 1/20। ठीक है, 1/20, तो CI कितना हो जाएगा, 21/20, और उसका ए यानी मिश्रधन, माफ कीजिएगा मिश्रधन। तो अगर मिश्रधन लिखना चाहें तो P का 21/20 और समेत 3 है तो होल क्यूब, और यहाँ पर CI लिखना चाहें तो मूलधन को घटा लेते हैं, और बराबर आपका आ गया 1261 दिया है। ठीक है, अगर P यहाँ से कॉमन लिए तो 21 का क्यूब हो गया 9261, और 20 का क्यूब हो गया 8000। ठीक है, और -1 बराबर 1261। ठीक है, वही बात को यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, P इंटू 9261 में से 8000 गया, 1261 बट्टे में 8000, और बराबर है 1261 की। तो 1261 से 1261 कैंसिल हो गया, 8000 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, उसी को शॉर्ट में आप समझ सकते हो, या फिर फॉर्मूला लिख कर। आइए क्वेश्चन नंबर 14। बोला है कि मान लीजिए कि अल्फा बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के, और गामा और डेल्टा समीकरण px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, और d1 d2 इनके सापेक्षिक विविक्तर है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है, डी की। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा समांतर श्रेणी में है तो d1/d2 क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन। चाहो तो आप इसे मिनट या सेकेंडों में कर सकते हो, चाहो तो आप 10-5 मिनट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तब, यानी d1/d2 लिखना चाहें। ठीक है, तो ये पहले वाला का है डिस्क्रिमिनेंट, तो पहले वाला से क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac। दूसरे वाला के लिए b² माइनस 4ac लिखना चाहें तो q² माइनस 4pr। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा समांतर श्रेणी में है, तो इसका कुछ वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, इसको अगर डायरेक्ट लेकर बनाइयोगे तो समीकरण जो है बहुत लंबा लंबा बनेगा और 5-10 मिनट से कम नहीं लगेगा। तो इसका हम वैल्यू मान लेते हैं कि 1 2 3 4 है, समांतर श्रेणी में है तो डिफरेंट बराबर होना चाहिए। कुछ भी मान सकते हो, 2 3 4 5 ही मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो सिंपल होगा उसी को मानकर बनाया जाएगा, 1 2 3 4 है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब हमें निकालना रह गया b² का वैल्यू और 4ac का वैल्यू, सबका वैल्यू। देखो अगर फर्स्ट समीकरण से बात किया जाए यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, यानी -b/a। ठीक है, यहाँ से समझो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1 और 2 को जोड़ेगे तो 3, और मल्टीप्लाई करोगे तो 3a बराबर -b। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि b बराबर आपका आ गया -3a। ठीक है, तो b बराबर एक वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर पुट भी साथ साथ करते जाते हैं।
तो 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकालना रह गया AC का वैल्यू। ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यानी C/A। पहला समीकरण से अभी लिख रहे हैं C/A, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 बराबर C/A, तो C बराबर क्या हो जाएगा, अरे C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा आपको 2a। तो यहाँ पर बैठा दो C बराबर 2a, तो 4a मल्टीप्लाई बाई 2a। देखिए यहाँ से आपको एक पैटर्न पता चल गया, या फिर मैं पूरा डिटेल्स ही बना देता हूँ, क्योंकि आपको पैटर्न से तो समझ में आएगा नहीं, मुझे पता है। देखो अब आओ यहाँ पे दूसरे वाले के लिए क्यू स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फा ए है और बीटा ए है इसके लिए, तो मूलों का योग यानी डेल्टा, अच्छा मूलों का योग ना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी मूलों का योग, इसका मूल कौन है, गामा है और डेल्टा है, तो गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस B/A, यानी माइनस Q/P, और गामा और डेल्टा को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7P बराबर माइनस Q, तो Q बराबर आ जाएगा माइनस 7P। ठीक है, तो 7P तो 7 7 49, या फिर लिख देते हैं 7P का होल स्क्वायर माइनस आपको निकालना रह गया PR। एकदम आराम आराम से समझो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, PR, तो गामा इंटू डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा C/A, यानी R/P, R/P। ठीक है, और गामा इंटू डेल्टा करेंगे तो 4 तिहाई 12 बराबर, यहाँ से P से मल्टीप्लाई कर दो तो 12P बराबर हो जाएगा R, तो R बराबर भी निकल गया, तो 4 और P इंटू R बराबर हो गया 12P। ठीक है, तो हो जाएगा 3 तिया 9 में से 8 है स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर, और 7 7 49 में से 48 घटेगा तो आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 P स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बना है, A स्क्वायर बट्टे में P स्क्वायर, A स्क्वायर बट्टे में P स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A। ये सब आपको लिख कर करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब आपको दिमाग में करना है, मैं आपको समझाना था इसलिए कर दिया, सिर्फ आपको इतना से आंसर लिखना है। ठीक है, इतना से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। बोला है कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिया, उसने दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपया प्राप्त किया, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, एक बार 5,000 दे रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2 वर्ष के लिए। ठीक है, मान लो इसका कुछ R% रहा होगा, तो 2 का R% प्लस सी को दिया है 3,000 और 4 वर्ष के लिए, तो R मान लो इसका भी सेम ही है, तो 4 R% और बराबर आपको दिया है 2,200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, मूलधन का आप 4R% निकाल दिए, इस मूलधन का 2R% निकाल दिए, तो ये ब्याज हो गया। अब आपको रह गया ना काट छांट करना। ठीक है, परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, तो हो गया 50 दूना के 100 बार प्लस 3 चौके 12 यानी 120 यार बराबर 2,200। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य से खत्म, 220 बट्टे में कितना हो गया 12 10 22 यानी 10। R बराबर कितना आ गया 10%। थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्किप करके बनाइए, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि 4 की पावर 428 प्लस 3 को 6 से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको पिछले ही सेट में एक क्वेश्चन आया था और उसको समझाए थे कि 32 के पावर 32 दिया रहे और उसको भाग किससे देना था, 7 से शायद देना था, मुझे याद नहीं है। और इसमें एक वैल्यू आपको लिखवाए थे कि 4 के पावर कुछ यहाँ पर समथिंग आया था और उसको 6 से डिवाइड किया गया था। तो आपको बताए थे कि 4 के पावर कुछ भी रहे और उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 4। ठीक है, ये याद करने वाली बात है और इसको आप करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली। जैसे देखो
जैसे 4 के पावर 2 लिखते हैं तो 4 चौके 16 बटे में 6, तो 6 दूना के 12, 4 16 आया। 4 के पावर क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 बटे में 6, यानी 6 दाम में 60, 4 आया। 4 के पावर 4 करके देखो आप, 4 ही आएगा। 4 की पावर कुछ भी रहेगा, रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। तो अगर 4 की पावर 428 है और बट्टे में 6 है तो इसका रिमाइंडर तो 4 आ गया, ठीक है। और +3 पहले से है और बट्टे में 6, तो 7 बट्टे में 6 रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि एक खिलौना 1125 रुपया में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया खिलौने का विक्रय मूल्य। तो 1125 में खरीदा है, 16% हानि पर बेच दिया, यानी 84%। तो 84%, 84 बट्टे में 100 कटा लो, आपका आंसर आ गया। अरे कटेगा कुछ, 4 दूना के 8, 4 इकाई 4, 4 से 25 बार में ये कितना कटेगा, 25 से कट जाएगा क्या, 25 चौके 100 बचा 12, 25 5 125, 45 गुणा 21 गुणा कर लो। यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, 5 इसमें नहीं है, ये तो नहीं होगा। 21 है, 7 का मल्टीपल देख लो, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, तो 7 इकाई 7, 7 दूनी के 14, 15 नहीं होगा। 7 इकाई 7, 7 तिया 21, 21 3 7 5 35 हो रहा है। 7 एकम 7, 7 21 6, 7 9 63 नहीं हो रहा है। आपका आंसर हो गया 945। आप गुणा भी कर सकते हो 45 में 21 से, या फिर 7 का मल्टीपल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ 21 में 7 छुपा है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। बोला है कि एक अलमारी के एक खाने में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की 4 पुस्तकें, ठीक है, इकोनॉमिक्स की 4 पुस्तकें, मैनेजमेंट की 3 किताबें, मैनेजमेंट की 3 पुस्तकें और स्टैटिक्स की 4 किताबें यहाँ पर रखी गई है। अब इन किताबों को किस प्रकार सजाया जाए ताकि अर्थशास्त्र की सभी किताब हमेशा एक साथ रहे, इकोनॉमिक्स को हमेशा एक साथ रहना है, ठीक है। तो इसको 1 यूनिट मानो, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 1 8, तो फैक्टोरियल 8 तरह से सजा सकते हो। बट यहाँ पर 4 को भी तो आपस में सजा सकते हो, इकोनॉमिक्स एक साथ रहेगा। अरे यहाँ पर इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, तो ई को इधर उधर कर सकते हो। तो फैक्टोरियल 4 तरीका से इसको भी सजा सकते हो, चारों तो एक ही साथ रहेगा। तो अब रह गया गुणा करना, और बहुत भयंकर गुणा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आओ थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, इतना छोटा तो आंसर होगा नहीं यार, आपका ए और बी में छांटना रह गया। तो छांटिए, फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 और 1, ठीक है। गुणा कर लो, 2 एकम 2 तिहाई 6 चौके 24, 5 120, 6 के 720, 720 साते 7 7 49, 720, 7 7 दूनी के 14, 7 7 49 1 50, 5040 और 8 है, 5040 गुणे 8 और 4 तिहाई 12 दूना के 24, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यूनिट डिजिट सुनना आना चाहिए, सुनना दोनों में है, यहाँ पर कुछ तो दिमाग लगेगा। और 4 से कटना चाहिए, 24 है तो 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, काम नहीं बनेगा। अच्छा 8 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो 8 से देख लो, तो 8 से देख लो, 8 से देख लो, या फिर गुणा कर लो यार, क्या देखना है। ये कितना हो जाएगा, 0 8 चौके 32 के 2 और 5 8 है 40, यानी 400 और 8 चौके 32, तो 403, ठीक है, गुणे 24। तो 24 से 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, और 24 दुना के 48, यानी टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक आएगा 8, और सिर्फ एक ही में है, ए में दहाई का अंक 8, ठीक है। यहाँ पर 6 है तो ये नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19। बोला कि एक सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी दुकानदार को उसकी अंकित मूल्य पर 20% का छूट देती है, ठीक है। यहाँ पर देखो एमपी है, और एमपी पर जो है, मान लो एमपी 100 है और उस पर 20% छूट दे दिया, तो 20% छूट दे दिया तो कितना हो गया 80,
छूट देती है, परंतु दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 20% और बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 100 पर 120 बढ़ा देता है, 20% और इस पर बढ़ा देता है, तो अब कितना हो गया 120 अंकित करता है, फिर उस पर 10% की एक छूट देता है, तो 120 पर 10% छूट यानी 120 का 90%, 90%, तो 12 नमा कितना हो जाए 108। और इस प्रकार दुकानदार को 140 रुपये की बचत होती है। तो इसके लिए तो सीपीए हुआ क्योंकि 20% छूट पलाया था, और अब एमपी पर 20% बढ़ाकर 10% का छूट दे रहा है, यहाँ पर 10% का छूट दे रहा है, तो इसके लिए सीपीए एसपीओ हुआ 108 में बेचा, और दोनों के बीच का डिफरेंट जो दिया है आपको दिया है 140 रुपये की बचत होता है। तो 80 और 108 के बीच कितना का डिफरेंट है, देखो तो 28 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 140, तो 28 5 140। तो पूछ रहा है कि सिलाई मशीन का अंकित मूल्य कितना था, तो 100 5 500 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी कर दिया हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बोला कि एक सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी जो है दुकानदार को उसको अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, माना कि अंकित मूल्य उसका 100 है, ठीक है यहाँ पर, और 20% छूट दे दिया उस पर, तो ये 80 में दुकानदार जो है खरीद कर ले आया, और बोल रहा है कि उसके अंकित मूल्य पर 20% और बढ़ा दिया दुकानदार, तो 100 था उस पर 20% और बढ़ा दिया तो 120 हो गया, और 120 पर अब उसे 10% का छूट देता है दुकानदार, तो 120 पर 10% का छूट यानी 90/100, तो 108 में अब बेच दिया इसको। इस एसपी इसके लिए ए हो गया, और सीपी जो था 20% की छूट पर आया था, तो सीपी इसके लिए 80 हो गया, और एसपी 108 हो गया, और दोनों के बीच यहाँ पर बचत दिया है कि 140 रुपया का हो रही है, तो खरीदा है 80 का और बेचा है 108 का, तो 28 यूनिट का वैल्यू आपको 140 दे दिया है, 140 की बचत हो रहा है। तो पूछ रहा है कि सिलाई मशीन का अंकित मूल्य क्या है, तो 28 5 140, तो 100 5 500। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20। बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% हिस्सा रोजमर्रा की चीजें में, मान लो कि टोटल 100 है और 100 में 20%, तो 100 का 20% 20 होगा, 100 में 20% जो है रोजमर्रा की चीज़ों पर, और 15% बचा हुआ, अच्छा जो बचा है 80%, 80 में 15% घर के किराए पर, तो 80 का 15% निकाल लो, तो 20 चौके 80, 20 5 100, 5 तिहाई 15, 12% यानी 12 यूनिट। ठीक है, तो टोटल अब कितना बच गया, 20 10 30 32 68 बच गया, और बोल रहा है कि 68 का वैल्यू इतना बचाता है, तो 68 का वैल्यू दिया है 11,560। ठीक है, तो अब पूछ रहा है उसकी आमदनी यानी 100 यूनिट का वैल्यू, 100 का वैल्यू, तो इतना बटे में 68 मल्टीप्लाई बाई 100, कैलकुलेशन बड़ा भयंकर आ गया। देखो तो यहाँ पर 3 शून्य आएगा लास्ट में, 3 शून्य किस में है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, दोनों में है यार, कुछ दिमाग लगाओ। तो शून्य को इग्नोर करो, और इसमें अगर हम 16 से गुणा कर देते हैं तो 8 6 के 48, यानी शून्य के बाद 8 आना चाहिए। अच्छा, 8 6 के 48, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कटाना पड़ेगा आपको, कुछ दिमाग नहीं लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और भी दिमाग लगा सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से अगर 17 उठाते हो, 17 से गुणा करते हो, 68 में 17 से, तो 7 8 है 56, यानी 3 जीरो के बाद वाला यहाँ पर 7 सही है, क्योंकि 56 से यहाँ से 6 आ जा रहा है। अगर 68 में आप 16 से गुणा करते हो तो 8 6 के 48, यानी 6 है, यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर हो गया बी। या फिर डायरेक्ट इसको कटाओ, ये लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे पता है, तो आप कटा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा लॉजिक है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 21, इसको दोबारा देखिएगा। बोला है कि एक्स एक्स पर बिंदु -2 और 6 का प्रतिबिंब क्या होगा, एक्स एक्स पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, आई देखो एक्स एक्सिस इस पर। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस तो ओरिजिन में हो जाएगा, एक्स अक्ष पर, अच्छा एक्स अक्ष पर पूछ रहा है ना, तो ये पहले पॉइंट कहाँ होगा, ए मान लो एक्स, एक्स डैश
वाई वाई डैश। तो एक्स निगेटिव है तो 2 यहाँ पर कहीं भी रहा होगा, -2 और 6, ठीक है, ये पॉइंट रहा होगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दर्पण मान लिया गया एक्स अक्ष को, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स डैश वाई डैश है, यानी एक्स वाई भी मान सकते हो। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। अगर इसका आप वैल्यू देखना चाहो, इसका कोऑर्डिनेट, तो एक्स और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका काम बन गया। और दर्पण से आप इतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जितना दूरी पर वस्तु रखा है, तो आप वहीं ट्रिक अपना लो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 0/2 बराबर y1। एक्स तो चेंज होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, y1 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 2y1 बटे में, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा इसमें न जोड़ेंगे इस तब नहीं बीच में आएगा, इसको मारो गोली। 6 + y1 बटे में 2 बराबर अब आ गया 0, ठीक है। तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, -6, और x तो चेंज नहीं होगा, x एक्सिस पर रखा गया है दर्पण को, तो y1 बराबर -6 और x बराबर -2, तो x बराबर -2 और y1 बराबर -6, ठीक है। आपका डी आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको समझना पड़ेगा यार, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मेरा आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि मेरा एक सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कराओ, ताकि जब इन सब चीज़ों को मैं लाइव समझा सकूँ, ठीक है। इस तरह मज़ा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोला, नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ए बी एक जीवा है। अच्छा, ए बी जीवा है, ए बी ये जीवा है। आपको पॉइंट ये बता दिया कि ए बी जीवा है, तो ओ एम एक लंब है, तो जो वृत्त पर सी पर मिलता है, तो ए ओ सी 80 डिग्री है, एक कोण 80 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि एम सी बी क्या होगा, एम सी बी ए एंगल, तो ये जीवा है, अरे ए बी जीवा है, तो केंद्र पर बना रही है 80 डिग्री, तो यहाँ पर परिधि पर कितना बनाएगा, 40 डिग्री, आधा। अरे मेरे दोस्त, एक ही जीवा से बना कोण केंद्र पर के कोण से आधा होता है, अगर उसके परिधि पर बने तो, ठीक है, ये थ्योरम होता है। ये 40 और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 50। इसमें तो कुछ करना ही नहीं यार, आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23। बोला है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्य की संख्या कब आएगा, जब संख्याएं 2 और 5 का मल्टीपल रहेगी, 2 5 10 होता है, तभी तो यहाँ पर शून्य संख्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर 5 तो बहुत सारा लौक रहा है, तो 2 का अधिकतम घात देख लो। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5। 20 को क्या लिख सकते हो, 4 5 20, यानी 2 दूना के 4, 5 20। 30 को 15 दूना 30, यानी 2 × 15। और 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 5 40, तो 2 के पावर 3 × 5, 8 5 40। 50 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपको 2 से 25 बार में, 2 से 25। तो आप 2 का अधिकतम घात देख लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 और 2, अच्छा 1 2 3, 1 4, 3 7 और 1 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 ढेर सारा है। अगर 5 कम रहता तो 5 का देखते, इसमें 2 का देखे, क्योंकि यहाँ पर 5 का अधिकतम घात बहुत सारा है, 5 बहुत सारा ढेर सारा इसमें दिख रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 का तो अंबार है। तो 2 का देख लिए कि अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात 8 है, तो 8 शून्यकों की संख्या हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की 24 है, बाकी है ना, ठीक है। 12 15 18 की कतारों में एक समान संख्या में सैनिक हो, तो उन्हें संपूर्ण वर्ग में सजाए जाने के लिए न्यूनतम सैनिकों की संख्या। संपूर्ण वर्ग में, तो ये तो संपूर्ण वर्ग है, ये नहीं है यार, 189 और 450, ये 18 का होता है। अच्छा 180 का है, ये कितना का है, 30 का है, ठीक है। न्यूनतम सैनिकों की संख्या, तो एलसीएम निकाल लो। 12 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 15 18, 12 15 18, तो 18 36 54, 18 5 90, 90 कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, तो 90 दूना 180, 12 से कट जाएगा, 180 हो गया, ठीक है। तो आप देख लो 900 आ रहा है या फिर इतना आ रहा है, 180 में गुणा करके देख लो, 3 4 5, 18 5 90, न्यूनतम आ गया 900, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 25। बोला है कि ABC एक साथ किसी कार्य को 45 दिन में, यानी A + B + C 45 दिन, A + B + C 45 दिन
और ए बी कार्य करते हैं तो उसके कार्य करने में 54 दिन, यानी ए प्लस बी 54 दिन और बी सी 90 दिन। ठीक है, तो टोटल का एलसीएम लिख दो। बोला है कि बी अकेले कार्य किया तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो 90 54 45 पढ़ लो, 90 का 12, 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 कट जाएगा क्या? 54, 4 5 20, 50 25 227 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 270 हो गया एलसीएम। 45 से 45 दूना के 90 और 9 9 9 3 27, तो 3 दूना के 6, 45 6 के 54 पाँचे और 90 तिहाई। सब कुछ आ गया। अब तो निकालना रह गया है आपका बी का एफिशिएंसी, क्योंकि बी को काम करवाना है अकेले। तो देखो, तो यहाँ पर बी प्लस सी 3 है और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 6 है, तो बी प्लस सी 3 बैठा दो, तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 3। ए टोटल 3 है, अरे मेरे दोस्त, बी प्लस सी 3 है तो ए हो जाएगा 3, और ए प्लस बी आपको लिखना रह गया, तो ए हो गया 3, तो बी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ए प्लस बी 5 है। तो अब बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2। 270/2 भाग दे दो 135, आपका आंसर आ गया 135। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 7 लेकर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।